प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। दूसरे दिन जोहान्सबर्ग में चल रहे G20 के शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया। उसके पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ उनकी वार्ता हुई और ये द्विपक्षीय वार्ता थी। जी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखते हुए भारत के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि भारत की भूमिका को अब दुनिया के पटल पर नकारा नहीं जा सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में उन्होंने विस्तार से अपनी बात कही। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे तो बिल्कुल परंपरागत ढंग से या यूँ कहें भारतीय ढंग से उनका स्वागत हुआ। भोजपुरी में भी गाना गाया गया, साथ ही वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर किया गया। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत 3 दिनों तक मणिपुर के प्रवास पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों के साथ संवाद किया, अपनी बात कही और उनकी बात सुनी। उसी सिलसिले में एक संवाद कार्यक्रम में मोहन भागवत ने भारत, भारतीयता, भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म पर बोलते हुए कहा कि हिंदू धर्म है तब तक दुनिया है, यानी हिंदू हैं तो दुनिया चलती रहेगी, क्योंकि धर्म जो चीज़ है उसे समय समय पर जीकर हिंदू दुनिया के सामने नज़ीर पेश करता रहा है। भारतीयता और भारतीय संस्कृति पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में अनगिनत संस्कृतियां आईं और चली गईं और भारत जस का तस है। भारत एक अमर संस्कृति, एक अमर देश का नाम है। आपको बता दें कि संघ की स्थापना के 100 वर्ष पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरे देश भर में शताब्दी वर्ष मना रहा है और इसी सिलसिले में मोहन भागवत अलग अलग शहरों में, अलग अलग प्रांतों में जाते हैं, दौरा करते हैं, प्रवास करते हैं और वहाँ के लोगों से संवाद करते हैं और उसमें इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हों। मणिपुर गए तो वहाँ के समाज के लोगों से भी संवाद किया, भारत और भारतीयता पर खुलकर बात कही और कहा कि हिंदू है तब तक दुनिया है। सहयोगी जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा के छत से गिरने के बाद में अभी तक आक्रोश है, क्योंकि परिजनों का कहना है कि न्याय नहीं मिला है अमायरा को और इसी को लेकर के आज शहीद स्मारक पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च पर यहाँ पर आक्रोश दिखाते हुए लोगों का यही कहना है कि निजी स्कूलों की जो मनमानी है उसे बंद किया जाए, क्योंकि इतने दिन इसको बीत गए हैं लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर जो सरकार की रिपोर्ट है वो नहीं आई है। स्कूल के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है और उसके साथ ही CBSE की ओर से अब ये कह दिया गया है अपनी जांच रिपोर्ट में कि ये स्कूल इसके अंदर दोषी है। बच्ची को काफ़ी समय से बुल्ली किया जा रहा था, बच्चों की ओर से परेशान किया जा रहा था, उसकी शिकायतें भी की गई थी लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से ध्यान नहीं दिया गया और उसके बाद में इस घटना का सामने आना, जिसके अंदर अब तक पुलिस जाँच नहीं कर पाई है कि आखिर क्या वो सुसाइड था या किसी और वजह से वो बच्ची वहाँ से गिरी थी, किसी ने उसको गिराने के लिए उकसाया था, क्या हुआ था उस घटना के पीछे, उसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो इसके अंदर परिजनों की और तमाम शहरवासियों की जो कि यहाँ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, सभी की मांग यही है कि जो भी इसके अंदर दोषी है उनको यहाँ पर सजा दी जाए और दोषियों के साथ साथ में जो भी स्कूल का इसके अंदर रोल रहा है, उन्होंने इसके अंदर जब पुलिस पहुंची थी उससे पहले साक्ष्य मिटा दिए थे, जो टीमें गई थी वहां पर उनको स्कूल के अंदर नहीं जाने दिया। इन सारी चीज़ों की जांच की जाए और निष्पक्षता के साथ में सामने लाया जाए कि आखिर ये घटना हुई कैसे थी, क्या हुआ था इसके अंदर, अमायरा के साथ में क्या हुआ था। इन सारी चीज़ों की यहाँ पर जांच की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। इस समय हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं और जहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, कैंडल मार्च पर पेरेंट्स जो है वो पहुंचे हैं। जिस तरीके से एक प्राइवेट स्कूल का एक स्टूडेंट जो है वो सुसाइड करता है 10वीं क्लास का और उसके बाद जो है कई आरोप वो सुसाइड नोट में लगाता है, कई आरोप वो लिखता है टीचर और प्रिंसिपल के अगेंस्ट, और यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो कैंडल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आप लोग कैंडल मार्च करने यहाँ पर पहुँचे हैं जनता? बहुत बुरा हुआ हमारे दोस्त के साथ में, उनका बेटा है शौर्य और हम सब इसी की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके, जो टीचर्स ने जिन्होंने ये गुनाह करा है। तो यही हमारी सबसे गुजारिश है, इसी के लिए हम लोग सब इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ उनको टेम्प्रेरी बेस पर सस्पेंड करा है, लेकिन वो इनफ नहीं है।
उनसे पूछताछ होनी चाहिए उनको अरेस्ट करने के बाद। वही एक हमारी डिमांड है। इस तरीके से लगातार पेरेंट्स जो है वो जंतर मंतर पहुंचे हैं, मार्च कर रहे हैं और साथ में पेरेंट्स की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि अब जिस तरीके से उस स्टूडेंट ने जिस स्कूल से वो सुसाइड किया है उसके बाद उन्होंने तय किया है कि अब रोज स्कूल का घेराव जो है सोमवार से वो करेंगे। और साथ ही जिस तरीके से पहले ही हम बताएं, दिल्ली सरकार की तरफ से एक पैनल क्रिएट किया गया है, यानी एक पैनल बनाया गया है जिसको 3 दिन के अंदर जो है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है, जिसमें तमाम जो टीचर और प्रिंसिपल का नाम जिस तरीके से उसमें शामिल था उसमें लेकर जिस तरीके से बातें थी, तो उसको लेकर साफ तौर पर कहा है कि प्रिंसिपल और बाकी जो तमाम टीचर है जिनका नाम उस सुसाइड नोट में है उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये प्रोटेस्ट जब तक न्याय नहीं मिलेगा शौर्य को, जब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगा। आज प्रोटेस्ट यहीं समाप्त होता है और उसके बाद में सोमवार को 12 से 2 बजे सेंट कोलंबस पे रोज प्रदर्शन होगा। और आप अब लगातार प्रदर्शन करेंगे स्कूल जब तक इन टीचरों को जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक हम लोग कंटिन्यू हम इस धरने को जारी रखेंगे। स्कूल प्रशासन से बात हुई है इसको लेकर? नहीं, दिल्ली के गृह मंत्री से बात हुई है, शिक्षा मंत्री से बात हुई है। उन्होंने 3 स्तरीय पैनल बनाया है। पैनल बनाने से थोड़ी होता है, जब सुसाइड नोट पे 4 लोगों का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उनको अरेस्ट करके अंदर भेजना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ हरीश झा, दिल्ली। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो कि लोगों में मोटापा बढ़ा रहा है, जब इसको लेकर के एक्सपर्ट से बात करते हैं तो वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड है या फिर जंक फूड है, पैकेज्ड जो फूड आता है जिसके अंदर नमकीन की बात की जाए, चिप्स की बात की जाए या दूसरा जो पैकिंग के अंदर फूड आता है, उसको जब लोग खाते हैं तो उससे मोटापा बढ़ता है। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा उनके अंदर ज़्यादा होती है या फिर कैलोरी लोग ज़्यादा इंटेक कर लेते हैं और उसके बाद में उतनी कैलोरी को बर्न नहीं कर पाते, यानी कि उस तरीके से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। आज की जो लाइफ स्टाइल है उसमें सबसे ज़्यादा काम एक सीट पर बैठकर होता है और उसकी वजह से जब इस तरह का अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खा लिया जाता है या फिर जंक फूड खाया जाता है तो उसके अंदर जो कैलोरी मिलती है वो पूरी तरह से बर्न नहीं हो पाती और इसकी वजह से कई गंभीर बीमारियां तो होती है, साथ ही सबसे बड़ा खतरा रहता है मोटापे का, जिसके चलते दूसरे भी दुष्प्रभाव सामने आने लगते हैं। देखिए, जो बच्चों की जो डाइटरी हैबिट है आजकल वो बहुत ही ज़्यादा परिवर्तित होती जा रही है और डाइटरी हैबिट और लाइफ स्टाइल। डाइटरी हैबिट की अगर बात करें तो जो आपने पूछा है अल्ट्रा प्रोसेस फूड, इस फूड की खास बात यह है कि एक तो टेस्ट होता है, खाने में बच्चों को ज़्यादा आता है। दूसरी बात, इसमें हाई कैलोरी कंटेंट होते हैं। अगर अपन सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट भी हाई होता है, फैट की बात करें, फैट भी हाई होता है, प्लस कुछ प्रिजर्वेटिव जो इसमें मिलाए जाते हैं वो भी बॉडी के लिए नुकसानदायक होते हैं। तो मैं इस फूड के बारे में ये कहना चाहूँगा, सभी बच्चों को, सभी माँ बाप को ध्यान रखना चाहिए कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड और जंक फूड बाजार बच्चों को जितना कम से कम हो उतना खिलाए, क्योंकि वास्तविकता देखी जाए तो हार्ट की बीमारियाँ जो है वो केवल और केवल मोटापा इसका मेन कारण है। अब मोटापा क्यों बढ़ रहा है? बाहर का फूड हुआ, नूडल्स हुए, प्लस अपनी लाइफ स्टाइल हुई। ज़्यादातर बच्चे अपने इंडोर गेम में लगे रहते हैं, इंडोर खेलते रहते हैं, बाहर जाते नहीं हैं, माँ बाप भी बाहर नहीं निकलने देते हैं। तो मेरा सबसे एक रिक्वेस्ट है कि बाहर का फूड डाइटरी हैबिट में बंद करो। वीडियो जर्नलिस्ट राजू चौधरी के साथ में शरद पुरोहित, न्यूज़ स्टेट, यूपी। अगर नए नोटों की गड्डी आपको लेनी है तो 1 रुपये से लेकर 100 रुपये तक की गड्डियाँ मिल जाएगी, लेकिन वो ब्लैक मार्केट में जयपुर में मिलती है। अगर उनको लेने जाओ तो 1 रुपये की रेट को देखकर तो आप हैरान रह जाएंगे। बात करते हैं, 1 रुपये की गड्डी आपके पास है, कितने ऊपर ब्लैक चार्जेस लगते हैं? 1000 रुपये लगेंगे। यानी कि 1 रुपये, 100 रुपये की तो गड्डी है और इसके 1100 रुपये देने पड़ेंगे। 1100 रुपये देने पड़ेंगे, बिल्कुल। कौन से ये नोट? ये मेरे पास है, ये 5 का भी है, 5 के भी डबल लगेंगे सब। अच्छा, 5 के कितने लगेंगे? 1000 रुपये लगेंगे। यानी 5 रुपये के हिसाब से ये गड्डी हो गई 500 रुपये की। 500 रुपये के आपके कितने लगेंगे? 1000 रुपये अलग से ऊपर, 1500 रुपये। 1500 रुपये लगेंगे। और ऐसे ही 2 रुपये? 2 रुपये की भी 500 रुपये लग जाएंगे। अच्छा, मिलती नहीं है पहले। 200 रुपये की गड्डी है तो 700 रुपये। 700 रुपये। अच्छा, यानी कि पूरे जयपुर में छोटी चौपड़ की बात की जाए, बड़ी चौपड़ की बात की जाए तो वहाँ पर कुछ इसी तरह से जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर रहते हैं, जो कि यहाँ पर नोटों को इस तरह से बदलते भी हैं, साथ में नए नोटों की सप्लाई भी की जाती है। लेकिन जो रेट है वो बड़े चौंकाने वाली है। यानी कि
जो 10 रुपए का नोट की गड्डी अगर आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको 600 रुपये तक एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। यही लगभग 20 रुपए के नोट की कहानी है। 50 रुपए का अगर लेते हैं तो करीबन 300 रुपये ऊपर देने पड़ जाते हैं और 100 रुपये में भी लगभग यही कहानी देखने को मिलती है। और छोटे नोट पे चले जाते हैं, 1 रुपये का नोट या 2 रुपये का नोट, 5 रुपये का नोट, तो उसमें तो 900 रुपये से 1000 रुपये तक एक्स्ट्रा देने रहते हैं। तो इस तरह से दलाल के जरिए पूरे जयपुर में ये नोटों की, नए नोटों की सप्लाई की जाती है, क्योंकि बैंकों में लोगों को नहीं मिल पाते हैं। और ये जयपुर में लगभग 15 से 20 ऐसी जगह हैं जहां पर सक्रिय होकर के नए नोटों को ये जो दलाल के रूप में जो लोग काम करते हैं ये यहाँ पर बेचते हैं, यानी कि ऊपर जो कमीशन है वो लेकर के नोटों को देते हैं। आर्मी का युद्ध का जो अभ्यास है वो हरिद्वार में चल रहा है और पिछले कई हफ्तों से यहाँ पर ये युद्ध अभ्यास चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे जो इस इलाके को है एक बैटल ग्राउंड की तरह तैयार किया गया है और जिसमें कि लगातार वो सब चीज़ें जो युद्ध के समय सामने आती हैं उन चीज़ों को यहाँ पर रखा गया है ताकि आर्मी की जो सेना है और ये रैम प्रहार डिवीजन है, रैम प्रहार का युद्ध अभ्यास है जिसमें आप देख सकते हैं कि टेम्परेरी जो है ब्रिजेस बनाए गए हैं, इसमें तमाम तरह की जो चीजें हैं और किस तरह से युद्ध के दौरान जो हडल्स आते हैं और उन हडल्स को कैसे पार किया जा सकता है, उन हडल्स का यहाँ पर एक तरह से जो एक अभ्यास चल रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बाकायदा जो सैनिकों के साथ जो यहाँ पर टैंक है वो यहाँ आ रहा है और इसके अलावा चीजों को कैसे युद्ध से पहले किस तरह की चीजें होती हैं और किस तरह की चीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन सभी चीजों को यहाँ पर रखा गया है। और ऑपरेशन कह सकते हैं हम जिस तरह से रैम, क्योंकि जो इस पूरे युद्ध अभ्यास का नाम रखा गया रैम प्रहार, रैम डिवीजन के द्वारा ये आयोजित किया गया है और यहाँ पर लगातार चल रहा है। और जो हरिद्वार का बिल्कुल तट से दूर का इलाका है वहां पर इसको पूरा तैयार किया गया और देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ से लगातार आप देखिए युद्ध की जो एक तरह की भूमि है उसको तैयार किया गया है। साथ ही साथ जो तमाम तरह के इक्विपमेंट्स है, चाहे वो बैटल टैंक्स हों या दूसरे इक्विपमेंट्स हैं, वो यहाँ पर हैं। न्यूज स्टेट के लिए हरिद्वार से महावीर नेगी। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए हथियारों का जखीरा पकड़ा है और ये बताया जा रहा है कि एक बाकायदा पाकिस्तान के आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है उसके द्वारा कनेक्टेड एक गिरोह जो था वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम कर रहा था, जिसमें 4 उसके गुर्गे जो हैं वो दिल्ली में गिरफ्तार किए गए। पंजाब से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से हथियार जो हैं लेटेस्ट हथियार बरामद किए गए और इनमें जो 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उनका नाम अजय, मनदीप, दलविंदर और रोहन बताया जा रहा है। आपको बताएं कि ड्रोन के जरिए पंजाब में गिराए जाते थे हथियार। जांच में सामने आया है कि गैंग तुर्की और चीन में बने अत्याधुनिक पिस्टल पाकिस्तान के रास्ते भारत में तस्करी करता था और पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियारों की खेप पंजाब में गिराई जाती थी, जिसके बाद इसे दिल्ली और इसके आसपास के अपराधियों को व गैंगस्टरों को जो है पहुंचाया जाता था। ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है और इसमें जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें 10 ऐसी अत्याधुनिक पिस्टल बरामद हुई हैं और 90 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि चीन और तुर्की के जो हथियार थे उनको बाकायदा पाकिस्तान बॉर्डर पर लाया जाता था। पाकिस्तान बॉर्डर पर लाने के बाद ड्रोन के जरिए इसे पंजाब में जो है ड्रोन के जरिए गिराया जाता था और वहां पर दूसरे जो गुर्गे जिनको फिलहाल अभी गिरफ्तार किया गया है वो इनमें 2 लोगों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया है, वो वहां से उसको उठाते थे उस खेप को और फिर सप्लाई करते थे, जिसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आसपास के राज्यों में जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल गैंगस्टर्स हैं उनको बाकायदा बेचा जाता था। ये एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है दिल्ली क्राइम ब्रांच को। माना जा रहा है कि इसके पीछे और तफ्तीश की जा रही है और इसके पीछे जो बैकएंड है वो पाकिस्तान आईएसआई की खुफिया एजेंसी है जिसके माध्यम से ये सारा काम हो रहा था। जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली।
एनआईए की जांच में रोज़ नए नए खुलासे होते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। बात अगर अल्फला यूनिवर्सिटी के स्टाफ की जाए तो लगभग 12 डॉक्टरों के स्टेटमेंट यानी कि बयान दर्ज किए गए हैं जो आपस में एक दूसरे से मैच नहीं कर पा रहे हैं। वहीं 10 नवंबर की अगर बात की जाए, जब दिल्ली लाल किले के सामने ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद यहाँ के लगभग 10 से ज़्यादा डॉक्टर जो हैं वो हॉस्पिटल छोड़कर भाग चुके थे, जिन डॉक्टरों को संदिग्ध माना जा रहा है। हालांकि अब उन डॉक्टरों की भी तलाश है। साथ ही साथ जिस अकाउंट में 2 लाख रुपए से ज़्यादा उन डॉक्टरों के पाए गए हैं, ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि उन अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है और उन डॉक्टरों की जो चैट है उसको भी खंगाला जा रहा है। हालांकि एनआईए के हाथ तमाम जो सबूत हैं वो लगते जा रहे हैं। अभी 10 डॉक्टरों के बयान अल्फला यूनिवर्सिटी के आपस में दर्ज किए गए थे, जिसमें से आधे से ज़्यादा डॉक्टरों के जो बयान है वो आपस में मैच नहीं कर पा रहे हैं। 12 लोगों के जो बयान दर्ज हुए हैं उनमें ये देखना है कि आखिरकार जो बयान उन्होंने दिए हैं उन बयानों के अंदर में जो आपस में मेल नहीं खा रहा है, ये कहीं ना कहीं एनआईए को खटकता हुआ नज़र आ रहा है। इतना ही नहीं, जो डॉक्टर 10 नवंबर को यहाँ से अंडरग्राउंड हुए थे, अब उनकी भी तलाश जारी है। ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि जो डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर शाहीन हैं, इन तीनों को से भी पूछताछ अब आमने सामने बिठाकर हो सकती है, क्योंकि डॉक्टर शाहीन की अगर बात की जाए तो डॉक्टर शाहीन से भी कई बार वार्तालाप की जा चुकी है। एनआईए को जिस तरह से जानकारी मिल रही है वो जानकारी अब उनको एक साथ भी देनी होगी। उनके बयान भी आपस में आमने सामने बिठाकर दर्ज हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट केस के सिलसिले में पहले डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी और उसके बाद कानपुर से डॉक्टर आरिफ की गिरफ्तारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने कानपुर में डेरा डाल रखा है। इसी दौरान तमाम संस्थानों में पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों के बारे में भी ब्यौरा तलब किया जा रहा है। इसी दौरान जांच एजेंसियों को पता चला कि आईआईटी कानपुर में एक रिसर्च स्कॉलर पिछले काफ़ी दिनों से लापता है। बताया जा रहा है कि पिछले 15 दिनों से वो बिना संस्थान को कोई जानकारी दिए लापता है। इसकी जानकारी होने पर एजेंसियां आईआईटी पहुंची। यहां पर उन्होंने संस्थान के जिम्मेदार लोगों से बातचीत करके छात्र के बारे में ब्यौरा तलब किया है। मनाया जा रहा है कि एजेंसियां जम्मू कश्मीर जाकर के अब इस बात को तस्दीक करेंगी कि छात्र आखिर गया तो गया कहां। वैसे कानपुर की अगर बात की जाए तो अलग अलग संस्थानों में 150 से अधिक कश्मीरी मूल के छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में जांच एजेंसियां तमाम संस्थानों के इन छात्रों का ब्यौरा तलब कर रही हैं। फिलहाल आईआईटी कानपुर का लापता छात्र जांच एजेंसियों के जांच के रडार पर है। वीडियो जनता से फ्रेश तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। 26 सितंबर को बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने जिस प्रकार का माहौल बनाया, बवाल कराया अपने समर्थकों से, अब उस पर कार्रवाई लगातार की जा रही है। उस समय से बीडीए की कार्रवाई हमको देखने को मिल रही है। मेरे पीछे लगभग 16 दुकानें ये बनी हुई हैं। ये 16 दुकानें मोहम्मद आरिफ की हैं और आरिफ जो है मौलाना तौकीर रजा का बेहद करीबी बताया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि मौलाना तौकीर रजा ने बरेली में जो है 26 सितंबर को दंगे कराने की पूरी साजिश रची थी, भीड़ बुलाई थी बिना पुलिस प्रशासन की अनुमति के, और पुलिस प्रशासन उनसे हाथ जोड़ता रह गया, लेकिन उन्होंने उनकी एक ना सुनी, जिसके बाद उन्होंने बरेली में 5 जगह जो है पुलिस पर पथराव कराया। पुलिस पर पथराव में जिन लोगों ने उसमें पूरी साजिश करी थी, जिन लोगों ने उस पूरे मामले में कार्रवाई की थी, उन तमाम लोगों पर अब जो है बरेली प्रशासन कार्रवाई कर रहा है और लगातार ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनकी जो संपत्तियां हैं जिन्होंने अवैध तरीके से बना रखी थी उन पर अब कार्रवाई। लेकिन अब आप देखिए कि मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप दिखाएं, ये इस पर 3 बुलडोजर जो है चलाए जा रहे हैं। 3 बुलडोजर से ये 18 दुकानें जो कि आरिफ की हैं इनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और कैमरामैन से कहूँगा दिखाइए कि किस प्रकार आलीशान दुकानें यहाँ बनाई गई थी और एक एक दुकान से अच्छी कीमत हर महीने आ रही थी। और ये नाले को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा, नाले पर भी पूरी तरीके से पटान कर दिया यहाँ पर। और ये रोड देखिए, रोड कितना है और किस प्रकार इन लोगों ने अतिक्रमण करके रोड पे भी कब्जा किया हुआ था। अब बीडीए ने लगातार कार्रवाई करते हुए इनके जो बुलडोजर हैं गरज रहे हैं और बीडीए ने साफ दिखा दिया, बरेली प्रशासन ने साफ कर दिया है कि किसी भी आताताई को नहीं बख्शा जाएगा। अमन और शांति और लॉ ऑर्डर से अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उस पर सख्ती से कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट भागीरथ गोस्वामी साथ मनोज कुमार, न्यूज़ स्टेट बरेली।
25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर भव्य ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अयोध्या में होंगे। एसपीजी अयोध्या पहुंच चुकी है और एसपीजी अयोध्या के पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री के रूट का निर्धारण भी कर दिया गया है। प्रधानमंत्री महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर प्लेन से उतरेंगे, उसके बाद वो हेलीकॉप्टर से इसी साकेत महाविद्यालय के ग्राउंड पर लैंड करेंगे। इसके लिए यहाँ पर 3 हेलीपैड बनाए गए हैं और इसी मुख्य द्वार पर 501 जो वैदिक आचार्य और जो बटुक होंगे वो स्वास्थ्य वाचन से उनका स्वागत करेंगे। साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर यानी गेट नंबर 11 जो वीआईपी गेट है उसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। इस 1 किलोमीटर की दूरी के बीच में 12 जगहों पर उनका भव्य फूलों से स्वागत किया जाएगा। इसके साथ ही 7 जगहों पर सांस्कृतिक मंच बनाए जाएंगे जहां पर नृत्य, गायन और वादन से उनका स्वागत किया जाए। कुल मिला के प्रधानमंत्री अयोध्या आगमन की तैयारियां अब पूरी कर ली गई हैं। अभी कुछ ही देर पहले एसपीजी और कमिश्नर के साथ जो है नगर आयुक्त और विकास प्राधिकरण के वीसी ने इस रूट का निरीक्षण किया है और अब ये फाइनल हो गया है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है राम पथ पर 1 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जो रोड शो का एक दृश्य भी बनेगा। कुल मिला के प्रधानमंत्री की जो आगमन की तैयारियां हैं वो लगभग पूरी कर ली गई हैं। एसपीजी अयोध्या पहुंच गई है और पूरी सुरक्षा को अपने कमांड में ले लिया है। केबी शुक्ला, न्यूज स्टेट, रामपथ, अयोध्या। साइबर अपराधी नोएडा के लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं। ट्रेडिंग के नाम पर सबसे ज्यादा ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 11 का है। सेक्टर 11 में रहने वाले एक कारोबारी से साइबर जालसाजों द्वारा 2 करोड़ 90 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। दरअसल कारोबारी को एक लड़की द्वारा फेसबुक पर कांटेक्ट किया गया था, पहले दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद उनका पैसा निवेश कराने के नाम पर, ज्यादा मुनाफा दिलाने के नाम पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए अलग अलग बैंक खातों में डलवा लिए और वो एक ऐप भी डाउनलोड करवाया गया था। उस ऐप में मुनाफे की रकम 8 करोड़ दर्शाई जा रही थी। जब कारोबारी द्वारा वो पैसा निकालने की कोशिश की गई उस वक्त साइबर जालसाजों ने टैक्स के नाम पर और पैसे की मांग की और जब टैक्स के नाम पर पैसा जमा नहीं किया गया तो साइबर जालसाजों द्वारा संपर्क तोड़ लिया गया। पूरे मामले को लेकर अब साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। जितने बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया था उनके बारे में जानकारी की जा रही है, मोबाइल नंबरों के बारे में जानकारी की जा रही है। और पिछले कुछ दिनों से लगातार महिलाओं का भी सहारा अब साइबर अपराधी ले रहे हैं। पहले महिलाओं से कॉन्टैक्ट कराते हैं, दोस्ती कराते हैं और उसके बाद मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर जालसाजी को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ पाते हैं। अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। घोषित तहसील के बलराम ब्लॉक में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक स्कूल उपस्थित है जहाँ पर बच्चियों की पढ़ाई होती है, लेकिन मध्याह्न भोजन के दौरान उसमें बच्चियों को भोजन खिलाया जाता है। भोजन करने के बाद वो दाल भी उनको साथ दिया जाता है और दाल ही जैसी खा रही हैं तभी से जो है बच्चियों की तबीयत बिगड़ने लगी। लमसम 50 बच्चियाँ थी जिनकी हालत खराब होने लगी और नशे की हालत में होने लगी, जिसमें 5 बच्चियों की हालत खराब हो गई। वहीं स्वास्थ्य समुदाय केंद्र पर ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया, लेकिन जब वार्डन रिंकू शाही से पूछा गया तो रिंकू ने कहा कि दाल जो था दाल में एक मुट्ठी कठोर पदार्थ डाला गया था, इसलिए जो है बच्चियों की जो है तबीयत खराब हो गई। नहीं तो अब तक बच्चियों की तबीयत ऐसा नहीं हो रहा था कि खराब हो। वहीं देखा गया तो दाल का जो है रंग हरा था, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं न कहीं इसमें जहरीला पदार्थ डाला गया है। मऊ से वंश बहादुर सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश, मऊ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण काफ़ी खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। अब दिल्ली में प्रदूषण का लेवल जो है वो 400 के भी पार पहुंच चुका है, जो कि बहुत ही खतरनाक माना जाता है। इस समय हम अक्षरधाम पर मौजूद हैं। ये आपको जो धुंध दिखाई दे रही है दरअसल ये स्मॉग है, पोल्यूशन है और जिस तरह से प्रदूषण की स्थिति लगातार ख़राब होती जा रही है उसको देखते हुए लगातार सरकार जो है अलग अलग जगहों पे छिड़काव ज़रूर कर रही है। लेकिन अगर आप देखें कि जो गंभीर स्थिति बनी हुई है पूरी दिल्ली एनसीआर में, सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI जो था वो 447 रिकॉर्ड किया गया था, जो बहुत ही खतरनाक स्थिति में है। कई मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI का लेवल जो है वो 500
तक रिकॉर्ड किया गया है, जिससे प्रदूषण गंभीर प्लस जोन में चला गया है। हवा काफ़ी ज़्यादा जहरीली हो चुकी है, जिसको देखते हुए अब बड़े कदम उठाने की ज़रूरत है। लगातार जिस तरह से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि प्रदूषण का लेवल किस तरह से चरम पे पहुंचा हुआ है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि गुरुग्राम, इसके अलावा नोएडा, तमाम जगहों पर AQI का लेवल काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्थिति पर है। अगर हम बात करें तो दिल्ली NCR में प्रदूषण को देखते हुए अब माना जा रहा है कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो ग्रेफ 4 जो है लागू किया जा सकता है। खराब होती एयर क्वालिटी को देखते हुए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM ने पहले ही 11 नवंबर को पूरे देश में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप 3 लागू किया था। इन उपायों को देखते हुए का मकसद जो है, इन उपायों का जो मकसद है साफ तौर पे वो कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों की आवाजाही और इंडस्ट्रियल ऑपरेशन पर सख्त रोक लगाकर एमिशन को कंट्रोल करना है। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ सईद आमिर हुसैन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।